अधूरा विश्वास। यश, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन रहे हो तो आओ सॉल्व करो इसे, शिक्षिका ने क्रोध से लगभग गरजते हुए कहा। यश उठ गया, किसी तरह श्याम पट के पास चला भी गया, फिर इधर उधर ताकने लगा। और कर भी क्या सकता था वह? ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है और तुम एक अच्छे छात्र हो, इसलिए माफ करती हूँ तुम्हें। जाकर बैठ जाओ। आगे से ध्यान रखना, क्योंकि दूसरी गलती मैं माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मालूम है ना कि बहुत सारे बच्चों को मेरे ट्यूशन में दाखिला नहीं मिलता है। जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए। कहते हुए उसने अजीब सा मुख बनाया। उसके बोलने के ढंग से सारे बच्चे हंस दिए। वह झेपता हुआ आकर बैठ गया। रास्ते में कुछ सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसने कियारा को देखा। वह हंसते बतियाते अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी और किसी चीज पर उसका ध्यान नहीं था। वह उसके पीछे हो लिया और इस तरह उनके पीछे पीछे चलने लगा कि किसी को उस पर शक ना हो। लाल बत्ती पर दोनों सहेलियों मुड़ गई। कियारा को सीधे जाना था। वह तेज कदमों से चलने लगी, सजग सजते अपने को संभालती हुई। बस इस रेड लाइट से आगे जाते ही सर्विस लेन में मुड़कर उसका अपार्टमेंट है। पर इतनी दूर भी अकेले जाना नागवार था। बड़ी हो रही न्यूज़ देखती थी, पढ़ती थी। दिल्ली शहर को बचपन से जानती थी। किस वेश में कौन सा दरिंदा कहाँ छुपा है, मम्मा ने अच्छी तरह से सब कुछ समझा रखा था। यूं तो मम्मा उसे छोड़ने और लाने जाया करती थी, पर जब से उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था, कियारा को यह छोटा सा सफर अकेले ही तय करना होता था। पापा ने मम्मा को कहा था, रेड लाइट के बाद से तो कियारा का अपना डोमेन शुरू हो जाता है। वह फूल वाला, वह नारियल वाला, वह आइसक्रीम वाला, सब उसे बचपन से जानते हैं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक कियारा घर पहुंच नहीं जाती, मम्मा घर से बालकनी और बालकनी से घर के चक्कर काटती रहती और उसके घर आ जाने के बाद आराम से बैठकर चाय पीते, मानो आज के सारे तनाव समाप्त हो गए हो। तेज कदमों से चलती हुई कियारा को अपने बगल से कुछ आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। तेरा कोई है? उसने यश को देखा। उसे तसल्ली हुई। ओ यश, तू बोलना, तेरा कोई है क्या? क्या? धत, वो नहीं है। पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मतलब? नहीं है तो नहीं है, और मुझे क्या लेना देना है या नहीं है? नहीं मतलब तू खूबसूरत है, पढ़ने में भी तेज है, ट्यूशन में भी ध्यान देती है। पढ़ने में तेज होने से, ट्यूशन में ध्यान देने से आईआईटी में होता है बॉयफ्रेंड थोड़ी बनता है। और तेरा क्या? कैसी डांट पड़ी थी, याद है कि भूल गया? और तू क्या मेरा पीछा करता है? मैं क्यों करूंगा तेरा पीछा? मेरी बुआ का घर है तुम्हारे अपार्टमेंट के बगल में, मैं तो वही जाता हूँ। लड़की के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह तेज कदमों से चलती हुई निकल गई। दरअसल वह जानती थी, समझती थी, यश उसके पीछे पीछे आता है। हर रोज बिना किसी व्यवधान के इस लगभग अनजान साथी का अनचाहा छुपा छुपा सा साथ उसके मन में नई नई तरंगों को जन्म दे रहा था। बड़ा प्यारा सा सुकून मिलता था उसे। कोई है उसके साथ, उसके पास, सिर्फ उसके लिए, जो एक आवाज भर देने से दौड़ा भागा चला आएगा। पर आवाज देने की हिम्मत नहीं थी उसमें। फाल्गुन की बसंती हवा हरहरी को लजाकर इस ओर मुड़ी ही थी कि यश और कियारा के मन को पढ़कर उसने उनके नन्हे नन्हे हृदय में भी अपना जादू चला दिया। लड़की अपने उछलते उमकते दिल को थामे उसे काबू में करने का प्रयास करती हुई आगे बढ़ी। लड़के के पैरों में जैसे पवन की तेजी समा गई। लड़की के ओझल होते ही वह अपने घर की ओर मुड़ गया और गीत गाता गुनगुनाता वह अपने घर चला गया। लड़का और लड़की दोनों कम उम्र ही थे, लगभग 16 या 17 वर्ष उनकी आयु होगी। दोनों दिल्ली के द्वारका में रहते थे। लड़की माउंट कार्मल स्कूल में पढ़ती थी। लड़का दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। लड़के के पिता सौरभ शुक्ला नामी सर्जन है, माँ भी डॉक्टर है, पर बेटे के कारण सिर्फ प्रैक्टिस करती है। वह भी
अपने समय के हिसाब से। घर में पैसों की बाढ़ है, फिर अकेला लड़का, बड़े लाड़ प्यार से पला बड़ा है यश। स्नेहा खुद स्त्री रोग विशेष तज्ञ है और उसे पहले से पता था कि उसके शरीर में जो खोट है उसके कारण एक ही बच्चा हो जाए स्वस्थ तो बहुत बड़ी बात है। तो एक स्वस्थ बच्चे को पाकर उसका दिल खुशी से झूम उठा था। दूसरे बच्चे के लिए कई बार उसका दिल मचला था, पर उसने अपने आप को संभाल लिया था। यश के दादा दादी दिल्ली में ही रहते थे, पर वे कभी साथ नहीं रहे। वे उम्र से पुराने होते हुए भी जरा नए ख्यालों के थे। उनका मानना था कि दूर रहने से संबंधों में मिठास बनी रहती है, पर विधाता ने कुछ और ही टच रखा था, जिससे मिठास कुछ ज्यादा ही हो गई। जिन कारणों से परिवार में कहल कलेश की शुरुआत होती है, उसे विधाता ने जड़ से ही उखाड़ दिया। यश के दादा यानी डॉक्टर विजय शुक्ला के एक बेटा सौरभ और एक बेटी शिखा हुई। बिटिया को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला, डॉक्टर बनाया और उसके ही पसंद के लड़के शेखर के साथ शादी कर दी, पर बेटी के दुर्भाग्य को न बदल सके। शादी के कुछ ही वर्षों के बाद शेखर की तबीयत खराब होने लगी। काफी जांच के बाद पता चला कि उसे कैंसर है। पूरा परिवार शोक के सागर में डूब गया। ठीक इसी समय सौरभ की पत्नी स्नेहा ने यश को जन्म दिया। यश के आने की खुशी भी परिवार को इस सदमे से बाहर न निकाल सकी। स्नेहा ने कितना सोच रखा था, ऐसे पार्टी करूंगी, वैसे पार्टी करूंगी, कुछ न हो सका। जब यश 1 वर्ष का हुआ तब डॉक्टर विनय ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी। सभी लोगों के जाने के बाद उन्होंने शिखा से कहा, देखो बेटा, मैं जानता हूँ यह निर्णय आसान नहीं है, मगर एक बार सोच कर देखो। शेखर से भी बात कर लो। क्या पापा, तुम और शेखर मेरे पास आ जाओ रहने के लिए। शेखर के माता पिता को भी गांव से बुलवा लेंगे। हम चारों मिलकर शेखर का ध्यान रख लेंगे। शिखा को प्रस्ताव अच्छा लगा। घर गृहस्थी, अपनी नौकरी एवं बीमार पति को संभालना दिन पर दिन कठिन होगा। उसे मालूम था यहाँ घर भी काफी बड़ा है, पूरे 4 बेडरूम वाला फ्लैट है, ऊपर से नौकर के लिए अलग से कमरा। कम से कम घर जंजाल की चिंता से दूर होकर वह अपनी नौकरी और पति का ध्यान अच्छे से रख सके। फिर पापा की देखरेख में शेखर रहेगा। पर शेखर को मनाना आसान नहीं था। अपने छोटे से 2 कमरे के फ्लैट से उसे बड़ा लगाव था। वह अपनी बीमारी से अवगत था और डॉक्टर होने के कारण आने वाले समय की दिक्कतों को भी समझ रहा था। वैसे भी अपने कमजोर होते शरीर को रोगी से ज्यादा और कौन समझ सकता है। वह यह भी समझ रहा था कि यह बोझ शिखा अकेले नहीं संभाल पाएगी, पर उसकी जिंदगी, उसकी चाहत, उसकी जिंदगी के कुछ बचे वर्ष वह अपने ढंग से, अपने तरीके से जीना चाहता था। यह घर उसके लिए महज घर नहीं, उसके प्यार का, उसकी खुशी का आशियाना था, जिसे उसने बड़े चाव से, उत्साह से अपनी प्रियतमा के लिए उसके साथ मिलकर सजाया संवारा था। घर की एक एक निर्जीव लगती वस्तुओं से उसे बेहद लगाव था, पर शिखा के लिए किसी निर्जीव वस्तु से लगाव को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके सामने से तो उसका सबसे अनमोल, जीता जागता, हंसता बोलता सजीव प्राणी तिल तिल कर जा रहा था और वह उसे रोक पाने में अपने आप को पूरी तरह असमर्थ पा रही थी। पर शिखा ने अपने बीमार पति से कोई बहस करना ठीक नहीं समझा। दिन बीतने लगे। लगभग 1 वर्ष के बाद शेखर ने स्वयं का, पापा की बात मान लेते हैं। उसके माँ पापा को भी यही निर्णय सही लगा। उन्हें लगा पूरा परिवार साथ रहकर इस गंभीर समस्या से जूझ सकेगा। शेखर अस्पताल में ही था। इसी बीच सौरभ और स्नेहा ने पूरी शिफ्टिंग कर दी। शेखर के माँ पापा भी आ गए। उन्हें भी तसल्ली हुई कि कम से कम बेटे के सामने तो रहेंगे। अस्पताल से घर आने पर शेखर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके प्यार का आशियाना किसी छेड़छाड़ के जो का त्यों इस घर में शिफ्ट कर दिया गया था। ड्राइंग रूम में उसका सोफा कम बेड, सजावट की सारी वस्तुएं, उसका
एक्वेरियम, उसमें उसकी पालतू मछलियाँ, उसके घर के सारे पेंटिंग। वह अपने सोफे पर बैठने ही वाला था कि स्नेहा ने कहा, अभी नहीं, पहले अपना बेडरूम भी देख लो। बच्चे की तरह उलसता हुआ शेखर स्नेहा के पीछे पीछे गया, अपने कमरे में घुसा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा वह अपने साकेत वाले घर के अपने कमरे में है, बिल्कुल वैसा का वैसा। पलंग पर बैठते हुए उसने भाव विभोर होकर स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू दीदी, आज से मैं आपको भाभी नहीं दीदी कहूंगा। बीमारी से दम घुटे परिवेश में भी बातचीत होने लगी, हास परिहास होने लगा। खासकर स्नेहा और यश के आने पर घर घर लगने लगता। बच्चे के रोने मचलने से बड़ों का दिल बहलने लगा। शेखर को भी दिन बिताना पहाड़ नहीं लगता था। उसके अलावा शिखा के पापा जाने माने एंकोलॉजिस्ट थे। शिखा ने भी राहत की सांस ली। उसकी जिम्मेदारी काफी कम हो गई। धीरे धीरे यश शेखर के अत्यंत करीब आ गया। स्नेहा एवं सौरभ हर वीकेंड पर यही रहने लगे। शेखर की मम्मी भी अब रात दिन रोती नहीं थी, मानो सबने ईश्वर के इस क्रूरतम फैसले को बेमन से ही लेकिन स्वीकार लिया हो। सभी लोग की बस एक ही कोशिश थी, शेखर जितना हो सके खुश रहे एवं उसे कम से कम तकलीफ हो। सब ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया, मगर शेखर को सबसे ज्यादा खुशी देता था यश का साथ। उसकी बाल सुलभ चेष्टाएं शेखर को इस माहौल से एकदम अलग तलग लेकर चली जाती। एक दिन शेखर ने शिखा से कहा था, जब यश मेरे पास होता है तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सब कुछ यानी मुझे भी, शोक अदाओं में कहा था शिखा ने। एक लाचार सी हंसी हंसते हुए कहा था उसने, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही लाजवाब है। स्नेहा को यह बात मालूम हुई। वह यश को लेकर रोज आने लगी। वे लोग अक्सर रात को भी रुकने लगे। शेखर और यश ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। यश के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता था शेखर। यश के बड़े होने के साथ साथ उनके खेल बदलते गए, पर साथ जो का त्यों बना रहा। लेकिन अनहोनी तो होनी थी, सो हो गई। शेखर के माता पिता लौट गए अपने बड़े बेटे के पास। यश के दादा ने बहुत कोशिश की कि बेटी का घर दोबारा बस जाए, पर शिखा ने एक न सुनी। एक दिन अधैर्य होकर उन्होंने शिखा से पूछा, हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी? क्यों? यश है ना, भैया भाभी को देखेगा तो मुझे भी देखेगा। यश वही पास बैठा था। शिखा ने मजाक करते हुए पूछा, क्यों यश, देखेगा ना? यश ने मासूमियत से कहा, मेरी शादी करा देना, फिर हम दोनों मिलकर सबको देख लेंगे। सब हंस दिए, यानी यश किसी एक का न रहकर सबका हो जाएगा। पूरा घर उसके एक इशारे पर नाचने को तैयार रहता था। मगर एक बीमारी व्यक्ति के साथ जीवन का पहला पड़ाव बिताने के कारण वह बिगड़ा नहीं। दुख उसे बिल्कुल छूकर निकली थी, जिसके कारण वह बहुत ही नरम दिल का, ईमानदार एवं दूसरे के दुख को यथासंभव समझकर दूर करने का प्रयत्न करने वाला तथा रिश्तों की अहमियत को समझने वाला था। मानो विधाता ने काफी कम उम्र में ही जीवन के कटु सत्य से अवगत करा दिया।